Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. We are studying Bohr's model of atom, and today we will calculate wave number of photons of various spectral series by Bohr's theory. हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा, उसमें हमने देखा कि डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज हैं, जैसे लाइमन सीरीज, बामल सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड पी फंड सीरीज। अब हम बोहर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग इन सारी सीरीज के लिए वेव नंबर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और वो वेव नंबर्स एग्जैक्ट यही वेव नंबर्स होंगे जो वैल्यूज यहाँ पर दी गई हैं। उसके लिए हमें जब एक इलेक्ट्रॉन किसी एक लेवल से दूसरे लेवल में जंप करेगा, तो हम फर्स्ट वन उस इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करते हुए उसकी एनर्जी में क्या डिफरेंस आया। तो उसके लिए हम ये टू वैल्यूज लेंगे, E1 एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट एंड E2 एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट। एनर्जी की वैल्यू जो हमने वो ली है, जो है बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंग बोहर ने एनर्जी की वैल्यू ड्राइव की थी इलेक्ट्रॉन के लिए। Energy is equal to minus z square me4 over 8 epsilon naught square n square h square। लेकिन फर्स्ट शेल के लिए जहाँ इलेक्ट्रॉन पहले था उसके लिए हम इसको n1 स्क्वायर कर लेंगे, और सेकंड शेल के लिए n2 स्क्वायर। अदरवाइज ये दोनों वैल्यू सेम है, सिर्फ E1 E2 के लिए हमने n1 और n2 लिया है। अब बोहर्स पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिटल टू shells can be calculated by delta E is equal to E2 minus E1। यानी हम E2 से माइनस करेंगे E1, हम E2 की वैल्यू लिखेंगे और माइनस हम लिखेंगे E1 की वैल्यू, और फिर उन दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स हैं उसको हम बाहर निकाल लेंगे बच्चों। और सिर्फ 1/n1 स्क्वायर और 1/n2 स्क्वायर जो है वो इन दोनों में कॉमन नहीं, उनको हम सेपरेट कर लेंगे। तो एक्चुअल में तो 1/n2 स्क्वायर को पहले आना चाहिए, माइनस 1/n1 स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन चूंकि E2 में से हमने E1 को माइनस करना है, तो E1 को माइनस भी करना है, एक माइनस का साइन आएगा, और E1 के साथ भी माइनस है, तो इसलिए वो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा। इसलिए n1 स्क्वायर से पहले प्लस साइन है और n2 स्क्वायर से पहले माइनस साइन है, इसलिए हमने इसको 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर लिखा है यहाँ पर। अब हाइड्रोजन एटम के लिए बच्चों Z की वैल्यू 1 है, यहाँ पर हम इस Z की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। उसके बाद ये जो बाकी कांस्टेंट्स है me4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, इनकी वैल्यूज पुट कर दें, तो ये आंसर आता है 2.18 इंटू 10⁻18। तो हम यहाँ पर ये डेल्टा E के सामने ये वैल्यूज पुट कर देंगे। तो ये एनर्जी डिफरेंस की वैल्यू है बिटवीन टू शेल्स। अब ये ज़रूरी नहीं कि ये n1 और n2 एडजेसेंट हो। अगर ये थर्ड शेल है, ये फर्स्ट हो सकता है, अगर ये थर्ड है ये सेकंड भी हो सकता है, या ये फोर्थ और ये सेकंड भी हो सकता है, यानी ये दोनों एडजेसेंट भी हो सकते हैं और एडजेसेंट नहीं भी हो सकते। ठीक है, अब इस इक्वेशन से हम टू ऑर्बिट्स के दरमियान में एनर्जी डिफरेंस हाइड्रोजन एटम के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो n1 है वो लोअर लेवल है और जो n2 है वो हायर लेवल है, और नेसेसरी नहीं है कि ये दोनों जो हैं ये एडजेसेंट ऑर्बिट्स हों। जी, अब इससे पहले हम ये पोस्टुलेट्स भी पढ़ चुके हैं बच्चों, डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू। तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन में डेल्टा E की बजाय यहाँ पर हम लिख लेंगे एच न्यू। ठीक है, डेल्टा E की बजाय हम लिख लेंगे एच न्यू इस इक्वेशन नंबर 22 में। एच न्यू लिखा, बाकी इक्वेशन एज सच आ जाएगी, सिर्फ डेल्टा ई की बजाय हमने एच न्यू लिखा, और उसके बाद हमने न्यू को एक साइड पे रखा और एच को इधर लेके आएंगे, तो ये एच स्क्वायर की बजाय एच क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये कैलकुलेट की फ्रीक्वेंसी, न्यू न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी का यूनिट है बच्चों हर्ट्स और साइकिल्स पर सेकंड। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, इसलिए अब जब हमने इसको एनर्जी, पहले अगर ये एनर्जी में था तो इसके साथ जॉल्स आया था, लेकिन अब ये फ्रीक्वेंसी है तो अब इसके साथ हम हर्ट्स लिखेंगे। अब हम इस रिलेशन की फर्दर डेरिवेशन से वेव नंबर कैलकुलेट करेंगे। अब हम प्लांक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग बच्चों ये रिलेशन भी पढ़ चुके हैं, न्यू इज इक्वल टू सी न्यू बार। हियर सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड न्यू बार इज वेव नंबर।
सो न्यू इज इक्वल टू सी न्यू बार, तो हम प्रीवियस इक्वेशन में न्यू की बजाय सी न्यू बार लिख लेंगे, बाकी इक्वेशन एज सच आएगी। नेक्स्ट न्यू बार को हम इधर रखेंगे और सी को इधर ले आएंगे हम, वो H3 के साथ आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में इन सब की वैल्यूज पुट करने से z की वैल्यू 1 होगी, बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पुट करने से आंसर आएगा 1.09678 इंटू 10⁻7 पर मीटर, एंड दिस वैल्यू इज नोन एज Rydberg's constant by the name of scientist. So nu bar is equal to 1.09678 into 10 raised to power 7 into 1 over n1 square minus 1 over n2 square, यानी इन सारे कांस्टेंट्स की जगह पर हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी। अब वेव नंबर का यूनिट होता है बच्चों पर मीटर और पर सेंटीमीटर, तो इसलिए अब यहाँ पर हर्ट्स नहीं लिखेंगे, अब ये वेव नंबर है तो इसलिए इसके साथ यूनिट आएगा पर मीटर। अब जो ये इक्वेशन है इससे हमें पता चलता है वेव नंबर ऑफ फोटोन दैट इज emitted आर एब्जॉर्ब्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स बिटवीन टू ऑर्बिट्स। ठीक है, अब इस वेव नंबर वाली इक्वेशन को यूज करते हुए हम डिफरेंट सीरीज के लिए जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में थी उनके लिए हम वेव नंबर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहली सीरीज थी बच्चों लाइमन सीरीज। अब लाइमन सीरीज सबसे पहली सीरीज थी और ये वो सीरीज थी जिनमें जो n1 था उसकी वैल्यू 1 थी। ठीक है, किसी भी हायर ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन्स n1 में आ रहे हैं तो वो लाइमन सीरीज थी इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, किसी भी हायर लेवल से n1 में अगर आए। तो अब हम इसके लिए डिफरेंट लाइंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट लाइन के लिए n1 1 होगा और n2 2 है, यानी सेकंड से इलेक्ट्रॉन 1 में आ रहा है, तो हम यहाँ उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे 1 ओवर 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर, ये वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा 82.26 इंटू 10 रेज टू पावर 5 पर मीटर। ये लाइमन सीरीज की जो फर्स्ट लाइन है उसके लिए हमने वेव नंबर कैलकुलेट किया। इसी तरह अब अगर सेकंड लाइन होगी तो उसके लिए n1 1 ही रहेगा। लाइमन सीरीज की जितनी भी लाइंस हैं उन सब के लिए n1 की वैल्यू 1 है, n2 की वैल्यू चेंज होगी। फर्स्ट लाइन के लिए 2 थी, सेकंड लाइन के लिए 3 होगी, तो यहाँ पर हम n2 की बजाय यहाँ पर 3 लिख देंगे, 3 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 97.49 इंटू 10⁻5 पर मीटर। नेक्स्ट लिमिटिंग लाइन। लिमिटिंग लाइन मीन्स जहाँ पे लाइमन सीरीज खत्म हो रही होगी और नेक्स्ट सीरीज शुरू होगी, वो कब होगी जब इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन n1 में जंप करेगा, तो जो वैल्यू आएगी वो लिमिटिंग लाइन होगी बिटवीन लाइमन सीरीज एंड द नेक्स्ट सीरीज। उसके लिए ये वैल्यू आ गई 109.678 इंटू 10⁻5 पर मीटर। तो ये लिमिटिंग लाइन कब डेवलप होगी जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करेगा। तो ये हमने लाइमन सीरीज के लिए उसकी हर लाइन के लिए हम इससे इस फार्मूला से वेव नंबर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बामर सीरीज देखेंगे। अब बामर सीरीज वो सीरीज है जब किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में आएंगे, तो बामर सीरीज होगी। लाइमन सीरीज जो आपको पता है ये यूवी रीजन में लाई करती है और जो बामर सीरीज है ये विजिबल रीजन में लाई करती है। अब बामर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू हमेशा 2 होगी, n2 की वैल्यू चेंज होगी, वो 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है और इन्फिनिटी हो सकती है। तो इसकी फर्स्ट लाइन के लिए हम 1 ओवर 2 स्क्वायर माइनस 1 ओवर 3 स्क्वायर करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। ये प्रॉपर वही बच्चों रेडबर्ग कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमने पुट की है, सिर्फ हमने n1 और n2 की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। 15.23 इंटू 10 रेज टू पावर 5 पर मीटर आ जाएगा पामर सीरीज की फर्स्ट लाइन के लिए। इसी तरह हम उसकी सेकंड लाइन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं वेव नंबर। n1 की वैल्यू 2 ही रहेगी, n2 की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो सिर्फ यहाँ पर हम n1 2 है और n2 4 है। जैसे अपने स्टार्ट में ही पढ़ा था कि n1 और n2 जरूरी नहीं कि कंजेक्टिव हों, एडजेसेंट हों, वो एडजेसेंट भी हो सकते हैं और डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं। और इसी तरह अब अगर थर्ड लाइन है तो n1 की वैल्यू 2 ही होगी और n2 की वैल्यू उसके लिए 5 होगी, तो हम सिर्फ n2 की वैल्यू चेंज करेंगे तो हमारे पास वेव नंबर की वैल्यू आ जाएगी। और लिमिटिंग लाइन के लिए यहाँ पर हम n2 की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर देंगे। ठीक है, ये सिर्फ 1 ओवर 2 स्क्वायर माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी स्क्वायर आएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। अब जो बामल सीरीज की लिमिटिंग लाइन है जो यूवी रीजन में लाई करती है, जबकि अदर लाइंस जो है वो सारी विजिबल रीजन में है। इस तरह हम
इस फार्मूला को यूज़ करते हुए बाकी तीनों सीरीज़ जो कि इसकी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की थी, पास्टन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़ एंड पी फंड सीरीज़, उनके लिए भी हम वेव नंबर की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स मॉडल। यानी बोहर का मॉडल बहुत ऑथेंटिक था, इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली, न्यू स्टेप था टुवर्ड्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, बट इसमें फिर भी कुछ डिफेक्ट्स थे। सबसे पहला डिफेक्ट ये था कि ये सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकता था, ठीक है। बोहर्स मॉडल सिर्फ उस सिस्टम को, उसके स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर सकता था जिसमें ओनली वन इलेक्ट्रॉन था। जैसे हाइड्रोजन को इसने एक्सप्लेन किया, हीलियम प्लस वन, हीलियम प्लस वन अगर होगा मीन्स इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो पीछे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। इस तरह लिथियम प्लस टू मीन्स उसमें से टू इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गया तो पीछे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। और बेरिलियम प्लस थ्री में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो बोर्स मॉडल जो है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकता था, उसके स्पेक्ट्रम को। अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का स्पेक्ट्रम होता था तो बोर्स थ्योरी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी। जैसे अगर हीलियम प्लस वन की बजाय हीलियम हो, लिथियम प्लस टू की बजाय लिथियम हो और बेरिलियम प्लस थ्री की बजाय बेरिलियम हो, तो उनकी स्पेक्ट्रल लाइंस को बोर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी। नेक्स्ट डिफेक्ट ये था कि अगर जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम था, अगर उसको हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर से देखा जाए तो जो इंडिविजुअल स्पेक्ट्रल लाइंस थी वो फर्दर लाइंस में स्प्लिट अप हो जाती थी और फाइन लाइंस नजर आती थी और उसको फिर फाइन स्ट्रक्चर कहा गया था। तो इस फाइन स्ट्रक्चर को बोहर की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी। जैसे बामर सीरीज में जो पहली ही लाइन है वो फर्दर 5 लाइंस में डिवाइड होगी, तो इस बात को बोहर का एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। रीजन ये थी कि उस वक्त तक सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बच्चों डिस्कवर हुआ था, बाकी क्वांटम नंबर्स, एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स वगैरह डिस्कवर नहीं हुए थे। इसलिए बोहर की जो थ्योरी थी वो इन फाइन लाइंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। नेक्स्ट ये था कि बोहर ने सर्कुलर ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन्स के सजेस्ट किए थे कि अराउंड द न्यूक्लियस वो रिमूव मूव कर रहे हैं, बट लेटर ऑन रिसर्च से पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है, यानी बोहर ने कहा था प्लेन में मोशन है कि अगर सेंटर में न्यूक्लियस है तो उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स एक प्लेन में रिवॉल्व कर रहे हैं, जबकि बाद में रिसर्च से पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द उनकी मोशन प्लेनर नहीं है, एक प्लेन में नहीं है, बल्कि थ्री डायमेंशनल है। वो इस सर्कल में भी मूव कर सकते हैं, वो आगे से पीछे की तरफ जाके भी मूव कर सकते हैं, यानी थ्री डायमेंशनल मोशन है। एटॉमिक मॉडल जो है वो फ्लैट नहीं है बल्कि थ्री डायमेंशनल है। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द, यानी न्यूक्लियस जो है वो सर्कुलर है और उसके गिर्द हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये भी डिफेक्ट था बोहर्स मॉडल का कि उसने कहा था जस्ट प्लेनर मॉडल उसने एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट ये था कि जब हाइड्रोजन के एक्साइटेड एटम्स को बच्चों मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी वो फर्दर स्प्लिट अप हो जाती थी क्लोजली स्पेस्ड लाइंस में। तो इस स्प्लिटिंग को जीमैन इफेक्ट कहा गया था। जीमैन इफेक्ट को भी बोहर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जब हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ऑब्जर्व किया जाए तो फर्दर लाइंस क्यों नजर आती हैं। इसी तरह अगर हाइड्रोजन एटम के एक्साइटेड एटम्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, तब भी फर्दर स्प्लिटिंग हो रही थी, जिसको स्टार्क इफेक्ट कहा गया। तो इसको भी बोहर की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, जीमैन इफेक्ट को और स्टार्क इफेक्ट को। जीमैन इफेक्ट कब ऑब्जर्व हुआ था? जब मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्पेक्ट्रल लाइंस को ऑब्जर्व किया गया, और स्टार्क इफेक्ट जब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में लाइंस को ऑब्जर्व किया गया। तो जो सिंगल लाइंस थी वो फर्दर लाइंस में स्प्लिट अप हो रही थी। तो ये भी, इनको भी बोहर की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। बाद में साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया जब फर्दर क्वांटम नंबर्स डिस्कवर हुए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। नेक्स्ट था कि 1915 में सोमरफेल्ड ने सजेस्ट किया मूविंग इलेक्ट्रॉन्स माइट डिस्क्राइब इन एडिशन टू द सर्कुलर ऑर्बिट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। सर्कुलर ऑर्बिट्स सर्कल में है, लेकिन सोमरफेल्ड ने बच्चा बताया कि ये जो मोशन है इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस के गिर्द वो ओवल भी हो सकती है, ठीक है। जरूरी नहीं कि सर्कुलर हो, वो ओवल भी हो सकती है, जिसमें सम टाइम ऐसे हो सकता है कि न्यूक्लियस एक साइड पे हो और इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड पे रिवॉल्व कर रहा हो। ये फर्दर इसकी डिटेल्स आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो जस्ट एलिप्टिकल ऑर्बिट का आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, कि सर्कुलर ऑर्बिट की बजाय जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो
ओवल शेप्ड ऑर्बिट्स में भी मूव कर सकते हैं, जिसमें मूव करते करते हो सकता है कि समटाइम न्यूक्लियस एक साइड पे हो और इलेक्ट्रॉन उसके ऑपोजिट साइड पे लाई कर रहा हो। बच्चों ये बोर्स एटॉमिक मॉडल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट्स derivation of energy and radius, then wave number, and the last one it's defects. Allah Hafiz and thank you.